Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आगमन एवं निगमन विधि पर। आगमन विधि किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसके सोपान क्या क्या हैं और वो कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं जो इस विधि में प्रयोग होते हैं, और इसी साथ साथ निगमन विधि पर भी हम चर्चा करेंगे कि निगमन विधि होती क्या है। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मैं लोहांश कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर बात करें हम आगमन विधि की, तो जो आगमन विधि है ये उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण के द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। देखिए दोस्तों, आगमन विधि में सबसे पहले क्या होता है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक उदाहरण के द्वारा सामान्य नियमों या सिद्धांतों का निर्माण हम करते हैं। चाहे वो किस किसी घटनाओं को ले सकते हैं, तथ्यों को ले सकते हैं, या निरीक्षण या विश्लेषण को हम ले सकते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, एक सामान्य नियम पर हम पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव के क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण तथा ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियमों अथवा सिद्धांत निकलवाता है। सबसे पहले बच्चों को जो एग्जाम्पल वो देता है वो उन्हीं के अनुभव क्षेत्रों के देता है और वहीं से प्रयास करता है कि जहाँ तक वो पहुँचना चाह रहा है, जो उसको सिद्धांत निकलवाना है, जिस सूत्र तक उसको पहुँचना है, वो क्या करता है, बच्चे को वहाँ तक ले जाता है। उसी के क्षेत्र के, जो बच्चे का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र का एग्जाम्पल बच्चे से वो पूछता है। इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार जो ये विधि है, मतलब विशिष्ट उदाहरणों से बालकों को सामान्यकरण होता है, जनरलाइजेशन के द्वारा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित जो है एक शिक्षक करता है। एक बात आप मान के चलें कि इसमें क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कोई शिक्षक है, अंग्रेजी का शिक्षक है, और वो अगर टेंस पढ़ा रहा है, तो टेंस पढ़ाते समय होता क्या है, सबसे पहले टीचर एग्जाम्पल लिखने के स्थान पर उसका फॉर्मूला लिखता है। लेकिन यहाँ क्या करना है, जो आगमन विधि है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने लिखा कि राम घर जाता है। अब आप सेंटेंस के अंदर बच्चे को बताएंगे कि इसमें राम सब्जेक्ट है, जो काम क्या कर रहा है, जाने का, गो। तो ये क्या हुआ, आपका वर्ब हुआ, और होम क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब ध्यान रखिएगा, राम घर जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राम गोज टू होम। आपने बच्चे को बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगेगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। उसके बाद आप वो फॉर्मूला लिखेंगे जिस फॉर्मूले से बना है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और एस, और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का आप यूज करेंगे। तो इस प्रकार आप जो है उस निश्चित नियम तक पहुंच गए जिस नियम पर आप पहुंचना चाह रहे थे। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल के बाद जनरलाइजेशन करते हुए आपको उस नियम तक पहुंचना है जिस नियम पर आप पहुंचना चाहते हैं, जो नियम आप निकलवाना चाह रहे हैं। विभिन्न शिक्षण सूत्रों की बात करें जो प्रयोग किए जाते हैं आगमन विधि में, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, फ्रॉम डायरेक्ट इंस्टेंस टू इनडायरेक्ट, ये शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ स्थूल या मूर्त से सूक्ष्म या अमूर्त की ओर, देखिए स्थूल से मूर्त की ओर और सूक्ष्म से अमूर्त की ओर भी इसमें जो शिक्षण सूत्र है इसका यूज होता है। इसके साथ साथ विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये कुछ शिक्षण सूत्र हैं जिनका यूज हम आगमन विधि के अंतर्गत करते हैं। आगे देखते हैं, जो आगमन विधि है इसमें जो प्रयुक्त चरण हैं, स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इंग्लिश का जो एग्जाम्पल ग्रामर का मैंने आपको दिया, तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम बच्चे के सामने एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, और उसके पश्चात क्या होता है, उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण मतलब जानकारी ली जाती है उसमें क्या चीज़ क्या है, किस प्रकार वो
जो उदाहरण दिया गया है वो किस प्रकार बना है। तत्पश्चात क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है कि उस उदाहरण के आधार पर नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यकरण कहते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा था राम घर जाता है, ठीक, तो एक नियम बनाया जाता है। राम इसमें सब्जेक्ट लगा है, ठीक है, और जाने की अंग्रेजी में गो है, उसमें ऐसे एस लगेगा, गोज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें ऐसे एस लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया, राम गोज टू होम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, जनरलाइजेशन हुआ, एक नियम बनाया, उसका जनरलाइजेशन किया। फिर उस नियम, उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है कि जो ये नियम बनाया है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो और एग्जाम्पल देकर उस नियम से उसको बनाया जाएगा। अगर सेंटेंस सही है तो क्या होगा, जो टेस्टिंग हो गई है और वेरिफिकेशन हो गया है, वो नियम जो है पूर्ण रूप से बन चुका है और वो नियम बिल्कुल सही है। आगमन विधि के गुणों की बात करते हैं। यह शिक्षण की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल के द्वारा ही हम सामान्य नियमों पर पहुंचते हैं। तो जो एग्जाम्पल टीचर देता है वो कहीं ना कहीं प्रयास ये भी करता है कि बच्चे को क्षेत्र की हो और उसी को देना भी चाहिए, ताकि बच्चे से हम जो चीज़ निकलवाना चाह रहे हैं वो वहीं से निकले जिसको बच्चा अच्छे से जानता है। तो एक शिक्षक के लिए बहुत आसान हो जाता है ये चीज़। तो ये मनोवैज्ञानिक, सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि इसको कहेंगे। यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है। देखिए बिल्कुल साहब, जब आप एग्जाम्पल देंगे बच्चा समझता है कि नियम किस प्रकार बना है, तो कहीं ना कहीं रटने के स्थान पर यहाँ समझने वाली क्रिया है वो ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चा चीज़ों को समझता है रटने के स्थान पर। नियमों को स्वयं निकाल सकने पर छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है। जी बिल्कुल, ये इसका एक गुण है कि जब आप बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे को आप बताते हैं किस प्रकार ये नियम बना है, तो एग्जाम्पल को देखकर ही बच्चा उस नियम को बना लेता है। बच्चा जान जाता है कि हाँ, अगर ये सेंटेंस इस नियम से मतलब ये एग्जाम्पल दिया तो इस एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। राम दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब दिया गया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्म के हिसाब से बच्चा ये जान सकता है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से बच्चा ये जान सकता है कि कौन सा टेंस है। उसी हिसाब से बच्चा क्या कर सकता है, एक स्वयं नियम निकाल सकता है और उसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास जो है पैदा होता है। इससे नवीन ज्ञान को खोजने का अवसर मिलता है। ये अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त करती है। जी बिल्कुल, देखिए नवीन मार्ग तो, नवीन ज्ञान जो होता है उसकी खोज तो इसमें होती ही है। नई नई चीज़ें बच्चा सीखता है और इसी से जो है उसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड डेवलप होता है और बच्चा रिसर्च तरफ भी बढ़ जाता है। यह विधि छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी और रोचक है। जी देखिए, जब बच्चे को हम एक खेल खेल में पढ़ाएं, एक तरीके से एग्जाम्पल दें हर चीज़ों के, और बच्चे को से पूछें ये किस प्रकार हुआ है, तो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट भी लेगा और रुचि के साथ उस काम को करेगा भी। तो ये जो विधि है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करता है, जिससे उसका अधिगम स्थायी हो जाता है। देखिए, जब बच्चा किसी भी कार्य को स्वयं करेगा, तो जब हम कोई भी कार्य अपने आप करते हैं तो निश्चित तौर पर क्या होता है, और विश्लेषण भी हम स्वयं करते हैं, तो जो उससे सीखा गया ज्ञान है वो स्थायी होता है और हम आसानी से उन चीज़ों को स्थायी रूप से सीख लेते हैं। और वो ये सीखी हुई जो चीज़ें हैं बड़े लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहती हैं, बच्चे के साथ रहती हैं। आगे इस विधि के दोषों की बात कर लेते हैं। इस विधि में कुछ दोष भी हैं। यह आजकल की शिक्षा पद्धति के अनुकूल नहीं, क्योंकि इससे व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, आजकल जैसे क्लासरूम में, पूरी क्लासरूम में करीब 40 बच्चे मान लीजिए हैं, तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए इस विधि को जो है हम लागू करने में परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर देना पड़ता है। एक एक बच्चे को जो है इस पर आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, एक एक बच्चे को समझाना पड़ेगा, तब जाके बच्चा कहीं अच्छे से इन चीज़ों को सीख पाता है। एक तरह की अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियम तथा या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं जब नियम खोज कर लिया गया है, मतलब उदाहरण के बाद एक नियम को हमने खोज लिया है, तो उस नियम को हम किस प्रकार जो है परखेंगे, तो उसके लिए निगमन विधि की आवश्यकता पड़ती है, जो इसके साथ ही है। लेकिन अगर हम निगमन विधि का यूज़ नहीं करेंगे तो हम जो है उसकी वैधता जो है वो नहीं जांच पाएंगे, वो कितनी वैध है जो नियम जो है बनाया गया है। दोस्तों, इसके साथ अब बात करते हैं निगमन विधि की, जिसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या है, आइए ये देख लेते हैं। देखिए, निगमन विधि में
निगमनात्मक में पूर्व निर्णित सिद्धांत या सामान्य सत्य से तर्क द्वारा अज्ञात सत्य को प्रमाणित किया जाता है। इसमें छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते, बल्कि शिक्षक उन्हें पहले से बने नियमों, उदाहरणों, प्रयोग और अनुभव आदि से अवगत करा देते हैं। उन्हें कुछ प्रश्न हल करके दिखा दिया जाता है और जो ये विधि है, इसके जो शिक्षण सूत्र हैं वो नीचे हैं। तो देखिए क्या है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या है, ये आगमन विधि की जस्ट एक तरीके से उल्टी विधि है, एकदम जस्ट अपोजिट है। आप ध्यान रखिएगा, आगमन विधि में क्या होता था, आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता था, फिर उससे एक जनरलाइजेशन के द्वारा एक नियम पर पहुंचा जाता था। इसमें क्या होता है, नियम ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही और उस नियम के द्वारा ही उदाहरण दिए जाते हैं कि ये उदाहरण जो है इस नियम पर आधारित था। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी चीज़ इसमें सिखाई जाती है निगमन विधि में, तो पहले बच्चे को पहले ही जो है क्लियर कट बता दिया जाता है कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पर यह कार्य होगा। अगर इसके शिक्षण सूत्रों की बात करें, जो शिक्षण सूत्र इस विधि में यूज होते हैं, उसमें नियम से उदाहरण की ओर जो शिक्षण है वो, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। इसमें प्रायः ज्ञात सत्यों के आधार पर अज्ञात सत्यों का निगमन होता है। ध्यान रखिएगा, जो ज्ञात चीजें हैं उनसे अज्ञात चीजों का निगमन होता है, मतलब उन चीजों की खोज हम करते हैं जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं। तो ये कुछ जो है शिक्षण सूत्र थे जो इस विधि के अंदर प्रयोग होते हैं। आगे देखिए, इस विधि में अध्यापक किसी नियम का सीधे ढंग से उल्लेख करके उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने और उदाहरणों पर नियमों को लागू करने का प्रयत्न करता है। देखिए बिल्कुल सीधे तरीके से क्या करता है, एक शिक्षक क्या करेगा, सीधा सीधा आपका जो फॉर्मूला है, जो नियम है वो लिख देगा और उस पर जो आधारित जो प्रश्न है उनको हल करने के लिए दे देता है। पहले करके भी दिखाता है और फिर बच्चों को भी दे देता है कि ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं ये इस सूत्र पर आधारित हैं या इस नियम पर आधारित हैं, आपको इस नियम का प्रयोग करते हुए इसको जो है सोल्व करना है। इस विधि में छात्र नियम स्वयं नहीं निकालते, बल्कि नियम उनको रटा दिए जाते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करके दिखा दिया जाता है। देखिए अभी बात हुई है कि स्वयं नियम नहीं बनाना है, नियम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। बच्चा केवल क्या करता है, उन नियमों को रटता है और उन्हीं के आधार पर जो उसके प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता है और हल करता है। इस विधि के कुछ गुण हैं, उन गुणों की बात कर लेते हैं। यह विधि कक्षा पद्धति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इससे बालक तेजी से सीखता है। इसके कुछ गुण हैं, गुणों पर बात कर ली जाए। यह विधि का कक्षा पद्धति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इससे बालक तेजी से सीखता है। जी देखिए, बालक को जब नियम हम बता देते हैं कि नियम ये है और यह पूरी एक्सरसाइज इस नियम से होगी, तो बालक निश्चित तौर पर उस नियम का यूज़ करते हुए उन सारे क्वेश्चंस को या उन अपनी सारी परेशानियों को सोल्व कर लेता है जो उसके सामने दी गई है और बच्चा बहुत तेज़ी के साथ इससे सीखता है। बड़ी तथा छोटी कक्षाओं में भी किसी प्रकरण को कठिन अंशों को पढ़ाने के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। देखिए, अगर कोई भी चीज़, बड़ी कक्षाओं की बात करें या छोटी कक्षाओं की बात करें, कोई कठिन चीज़ है या कठिन कोई क्वेश्चन है, तो अगर पहले से आपको मालूम है कि इस अमुक नियम से ये चीज़ सॉल्व होगी, तो उस नियम का यूज़ करते हुए हम जो है अपनी जो परेशानी है या अपना जो हमारे यहाँ समस्या है सामने, उस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे ऑब्जेक्टिव इसके जो विशेषता है उसकी तरफ चलते हैं। संक्षिप्त और व्यावहारिक विधि है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाता है। बिल्कुल कम समय में, देखिए जब आपको नियम मालूम है तो बहुत कम समय में आप अपना काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। चौथी विशेषता की बात करें, ऊंची कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे नियम को तुरंत समझ लेते हैं। देखिए, नियम किस प्रकार बना है ये समझने की आवश्यकता बड़ी कक्षाओं में होती है और बड़ी कक्षा में बालक समझ भी आसानी से लेते हैं कि अगर ये नियम बना है तो ये नियम किस आधार पर बना है, क्या इसके पीछे कारण था, तर्क क्या था, क्यों ये बनाया गया है। और जो यही कारण है कि ऊंची कक्षाओं में जो है आप सीधा नियम बता देते हैं और नियम बताने के बाद बच्चा सीधा कार्य करने लगता है और आसानी से उसको समझने लगता है। पाँचवें पॉइंट की बात करें, इस विधि में छात्र तथा शिक्षक दोनों को ही कम श्रम करना पड़ता है। बिल्कुल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के बाद नियम बनवाएं, फिर नियम का जनरलाइजेशन करें वो सही है या नहीं है,
तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये आगमन विधि में था। अगर निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में क्या होता है कि कम समय इसलिए भी लगता है क्योंकि आप बच्चे के समक्ष क्या करते हैं, केवल आप उसको नियम बता देते हैं और नियम के साथ साथ बालक क्या करता है, जो उसको चीज़ें दी गई हैं, जो उनके सामने परेशानी दी गई है, उसको वो सोल्व करने लगता है, जिससे कहीं ना कहीं कम श्रम करना पड़ता है शिक्षक को भी और छात्र को भी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस विधि में छात्र की स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है। देखिए, स्मरण शक्ति, जब बच्चा नियम को याद करता है और बार बार उसी नियम को दोहराता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें उसको कंठस्थ हो जाती हैं और स्मरण शक्ति भी धीमे धीमे उसकी ग्रो करती है। और एक सरल आसान सी एक विधि है कि आपके सामने नियम है, बस आप उस नियम को लगाइए और अपनी जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लीजिए। तो ये दोस्तों इसके कुछ गुण थे, कुछ इसके दोष भी हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक इसलिए माना जाता है कि जब बच्चा यही नहीं जानेगा कि नियम किस प्रकार बना है, तो आप सीधा एक रटाने वाली उसको बात कर रहे हैं कि आप के लिए सामने नियम है, आप इस नियम को लीजिए और इस चीज़ को सॉल्व कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं इस विधि से थोड़ा दिक्कत भी होती है। इस विधि से रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। देखिए, अभी हमने बात कही कि कहीं ना कहीं रटने को बढ़ावा बिल्कुल मिलता है कि जब नियम दिया है तो बच्चा क्या करता है, उन नियमों को रट लेता है। और देखिए, ये क्या होता है, आप कभी कभी देखे होंगे केमिस्ट्री के अंदर ऐसा होता है, मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा होता है कि बच्चे कोई विषय कहीं ना कहीं भारी कठिन लगते हैं। कठिन क्यों लगते हैं? रीज़न है कि हम या कोई भी जो बच्चा होता है वो केमिस्ट्री के जो पीछे जितनी थ्योरम्स हैं, या जो भी आपकी जो भी इसमें आपका थ्योरम्स बनी हैं, उनको क्या करता है, रटता है। उनको समझने का प्रयास नहीं करता कि किस प्रकार वो बनाई गई हैं। वही मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में वही होता है कि बच्चा जितने सूत्र होते हैं उनको रटने का प्रयास करता है, कभी समझने का प्रयास नहीं करता कि किस प्रकार बना है। तो जब बच्चा इन चीज़ों को रटता है तो उसके अंदर एक रटने की जो प्रवृत्ति है वो उसको बढ़ावा मिलता है और बच्चा एक मतलब रटने वाली जो आदत है उसके अंदर विकसित हो जाती है। ये कहीं ना कहीं इस विधि का एक दोष भी है। आगे बात करते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा अनुपयुक्त विधि है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल छोटी कक्षाओं में देखा जाए तो आप बच्चे को नियम बताएं, नियम बता दें, बच्चा सॉल्व करे तो बहुत मुश्किल होता है। जबकि एग्जाम्पल के द्वारा अगर बच्चे को पढ़ाया जाए तो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विधि है छोटी कक्षाओं के लिए एक कठिन विधि है या उपयुक्त विधि नहीं है। तो दोस्तों, ये थी निगम आगमन और निगमन विधि, इसकी कुछ विशेषताएं, इसके चरण थे, गुण दोष आपने देखे। और मुझे ऐसी आशा है कि आगमन और निगमन विधि से संबंधित जितने भी आपकी शंकाएं होंगी उनका समाधान हो गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई दिक्कत मन में कोई शंका है, कोई परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और मिलते हैं इसके बाद अगली शिक्षण विधि में। नमस्कार।